Hello students, welcome to CLPS online teaching classes. In today's lecture we will continue lesson number 7. वहाँ पर हम पढ़ रहे थे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के पीछे जो रीजंस हैं, जो कॉज है उसके वो पढ़ रहे थे. यहाँ पर हम पॉइंट थर्ड डिस्कस करेंगे, दैट इज पॉल्यूशन. पॉल्यूशन इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. जो बायोडाइवर्सिटी में हमें लॉस हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का भी बहुत बड़ा हाथ है. Pollution of soil, air and water adversely affects many plants and animals. बहुत सारे plants और animals को affect करता है अगर pollution है soil में, air में या water में. Pesticides and other harmful chemicals accumulating का मतलब होता है एक ही जगह पर जमा होना. ठीक है, अगर वो वाटर बॉडीज में जा रहे हैं, वहाँ पर जमा हो रहे हैं लाइक लेक्स एंड पॉन्ड्स, तो वो क्या करेंगे, वहाँ पर फिशेज और अदर एक्वेटिक एनिमल्स को हार्म पहुंचाएंगे. ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द पिक्चर्स. यहाँ पर क्या हुआ था, बहुत सारी फिशेज थी जो पॉल्यूशन की वजह से इस तरीके से मरी हुई पाई गई थी. सो दैट कैन हैपन बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन. नेक्स्ट चीज़ जो हो सकती है ऑयल स्पिल्स. अगर कहीं पे ऑयल गिर जाता है, ऑयल स्पिल हो जाता है, तो क्या होगा, अगर वाटर सरफेस है ऊपर ऑयल आ जाएगा. ऑयल लाइटर होता है वाटर से एंड बीइंग लाइटर वो ऊपर से कवर कर लेगा वाटर को, और वहाँ पर जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, जो मराइन ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी और हो सकता है कि उन्हें सफिशिएंट एयर ना मिलने की वजह से उन्हें डेथ भी हो जाए, बिकॉज देयर इज अ लेयर बिटवीन द वाटर एंड एयर. All right. नेक्स्ट चीज देखिए, नेचुरल डिजास्टर्स. नेचुरल डिजास्टर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. व्हाट हैपन्स, कभी कभी जब नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक आया, फ्लड आया, ड्रॉट, साइक्लोन, सुनामी, हरिकेन्स, तो क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारा ऐसा डिस्ट्रक्शन हो जाता है, या तो हैबिटेट का जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं, या फिर ऐसे सिचुएशन आ जाती है कि जो एनिमल्स हैं उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है. जैसे एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, अगर फ्लड आया तो हो सकता है कि कोई एनिमल जो हो वो 3 फीट का हो और पानी 5 फीट तक भर गया है, तो क्या होगा कि वो उसमें डूब जाएगा. ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा. आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं, दैट इज द पिक्चर फ्रॉम फ्लड इन नेशनल पार्क और नेशनल सेंचुरी कॉजेज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो इतना बड़ा एनिमल है ये भी इतना ज़्यादा डूबा हुआ है, तो जो स्मॉल एनिमल्स हैं उनकी तो पूरी की पूरी जो जनसंख्या वहाँ पर प्रेजेंट थी वो सारी की सारी डूबने के चांसेस थे ही थे. तो कभी कभी क्या होता है, नेचुरल डिजास्टर भी एक रीज़न होता है बायोडाइवर्सिटी के लॉस के पीछे. नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर देखिए, डू यू नो बॉक्स में, इन ईयर 2012 काजीरंगा नेशनल पार्क असम में जो है वहाँ पर बहुत फ्लड आया था. सीवियर फ्लड होने की वजह से वहाँ पे अराउंड 600 animals including elephant and rhinoceros were killed. Okay, so this happens when natural disasters come to the fifth point. यहाँ पर देखें, exotic species. exotic species क्या होते हैं पहले ये समझेंगे, फिर आगे की बात करेंगे. तो कुछ animals और plants होते हैं, animals and plants that do not belong to a place originally and are introduced from some other places are called exotic species. मान लीजिए अगर मेरे पास मैं यहाँ से कहीं गई हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वेंट टू लंदन, ओके, वहाँ पर कोई रहता था, मुझे कोई प्लांट पसंद आया, ठीक है, वो छोटा सा प्लांट था जो मैं कैरी करके ला सकती थी, मैं ले आई, मैं उसको वहाँ से इंडिया ले आई और इंडिया में आके मैंने उसे अपने गार्डन में लगाया. वो जैसे ही उसने रिप्रोडक्शन किया और मेरे पास बहुत सारे प्लांट हो गए. अब मेरे फ्रेंड में से किसी को पसंद था, मैंने उन्हें एक गिफ्ट किया, उनके फ्रेंड में से किसी को पसंद था, उन्होंने एक और गिफ्ट किया. ये प्लांट जो इंडिया का नहीं था ये आया यहाँ पे और ये ऐसे बढ़ते बढ़ते या फिर ये रिप्रोडक्शन होते होते क्या हुआ, बहुत सारा हो गया. तो इट वॉज नॉट ओरिजिनली फ्रॉम इंडिया. ओरिजिनली वो वहाँ का नहीं था, उस प्लेस का नहीं था, लेकिन किसी और प्लेस से वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है. ऐसा अगर कोई एनिमल है या फिर ऐसा कोई प्लांट है तो हम उसे एक्सोटिक स्पीसीज कहेंगे. The introduction of exotic species has adversely affected many native species of plants and animals, depriving them of space and food. यहाँ पर जो exotic species हैं वो कैसे परेशान करते हैं native species को, जो यहाँ के already plants और animals यहाँ पे present हैं उनको कैसे परेशान करेंगे, उनके space और food को छीनेंगे. अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक field है, वहाँ पर native species आप लगा रहे हो लेकिन कोई exotic species भी है, तो जहाँ पर जो स्पेस था उसका बंटवारा हो गया, यहाँ की जो सॉइल थी वहाँ पे जितने न्यूट्रिएंट्स थे उनका बंटवारा हो गया. तो पहले अगर 2 प्लांट यहाँ के प्रेजेंट थे वो 50% चीज़ें ले रहे थे, लेकिन तीसरे के आते ही उनका अपने आप अमाउंट घट गया. तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इन्होंने फूड और स्पेस छीन लिया. यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल वाटर hyacinth, एन एक्सोटिक स्पीसीज दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडिया. ये यहाँ का नहीं था, जो वाटर हयासिंथ की बात हो रही है, ये इंडियन वाटर बॉडीज में नहीं मिलता था, लेकिन ये क्या था, एक्सोटिक था.
ये क्या था, एक्सोटिक था, ये यहाँ से बिलोंग नहीं करता था, कहीं और से आया, लेकिन अब क्या करता है, ये बहुत जल्दी पानी में फैलता है और उसकी पूरी सरफेस को कवर कर लेता है, और इस वजह से इसे तो सनलाइट, न्यूट्रिएंट, वाटर सब कुछ मिलता है, लेकिन जो बाकी के एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस एक्सोटिक स्पीसीज। सो आई थिंक यू गॉट द एक्सोटिक स्पीसीज कि क्या होते हैं। There is one MCQ box in your book. First question is, the part of earth in which organism exist is called. ये कह रहे हैं अर्थ का वो पार्ट जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बायोलॉजी मीन्स की द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। ओके, तो यहाँ पर लिविंग थिंग्स की बात हो रही है कि ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एवरीथिंग कम्स अंडर द ऑर्गेनिज्म वर्ल्ड। तो यहाँ पर आप बायोस्फीयर, आपका जो स्फीयर है, जो अर्थ है, उसमें लिविंग चीज़ें जो है, जो प्रेजेंट है, वो वाला पार्ट बायोस्फीयर कहलाता है। नेक्स्ट देखें, रिलेशनशिप बिटवीन अ बायोटिक कम्युनिटी एंड इट्स अबायोटिक इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। अगर कोई बायोटिक फैक्टर्स हैं, लिविंग फैक्टर्स हैं, जो लिविंग चीज़ें, एक लिविंग कम्युनिटी है, उसका रिलेशन और उसकी अबायोटिक इन्वायरमेंट के साथ में, ठीक है, वो वहाँ पे रिलेशनशिप में रह रहे हैं एक दूसरे के साथ में, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना क्या होते हैं, इन्हें ज़रा एक बार देखिए, फिर डिटेल में समझाते हैं। All the different kinds of plants living in their natural surroundings are called flora of that place. इसको याद रखना है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, फ्लोरा को आप फूल से समझ सकते हैं कि जो प्लांट्स हैं, ठीक है, प्लांट्स पर ही फ्लावर लगते हैं, तो अगर प्लांट्स पर फूल लगता है तो जो फ्लोरा वर्ड है ये प्लांट्स के लिए लिया गया है। जो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स एक जगह पे प्रेजेंट होते हैं, वो उस जगह का फ्लोरा कहलाते हैं, ठीक। ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स लिविंग इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स आर कॉल्ड फ्लोरा ऑफ दैट प्लेस। नेक्स्ट चीज देखें, अब फौना की बात हो रही है, क्योंकि हम प्लांट्स की पहले बात कर चुके हैं, तो बच गए एनिमल्स। तो अगर ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स आर कॉल्ड फौना ऑफ दैट प्लेस, अगर कोई प्लेस है वहाँ पे नेचुरल सराउंडिंग्स में जितने भी टाइप के एनिमल्स रह रहे हैं, ठीक है, आपने सराउंडिंग्स चेंज नहीं किए हैं, नेचुरल सराउंडिंग्स है, वहाँ पे जितने भी डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स रह रहे हैं, वो उस जगह का फौना कहलाते हैं। और टुगेदर फ्लोरा एंड फौना ऑफ अ प्लेस फॉर्म द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द प्लेस। अगर हम इनको साथ में कलेक्टिवली बोलें, तो जो फ्लोरा और फौना होते हैं एक प्लेस की, वो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी कहलाते हैं। सो दैट इज व्हाट वी कॉल फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा को आप प्लांट से याद रखेंगे कि जो प्लांट्स की डिफरेंट काइंड ऑफ वेराइटीज होती हैं, दैट आर कंसिडर्ड एज फ्लोरा ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। ऐसे ही जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स होते हैं फॉर अ पर्टिकुलर प्लेस, दे आर फौना ऑफ दैट प्लेस। ऑलराइट, नेक्स्ट चीजें देखें यहाँ पे, कम टू दिस, ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट आर इंटरडिपेंडेंट। जो भी कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के, वो आपस में डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर हैं। एनी चेंज इन वन कंपोनेंट, अगर हमने कोई भी चेंज किया एक कंपोनेंट में, दैट में अफेक्ट द अदर कंपोनेंट्स। सो वी नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी फॉर आवर सर्वाइवल। हमें बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना हमारे खुद के सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी है, एंड टू मेंटेन द नेचुरल इकोलॉजिकल बैलेंस। और आप क्या करते हो, नेचुरल इकोलॉजिकल बैलेंस बनाते हो। इट ऑल्सो इंश्योर्स, ये भी चेक करता है कि जो आपका कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी है यूजफुल प्लांट्स का, एनिमल्स का, वो बना रहे, और आपको जो उनसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो चीज़ें बनी रहे। Governmental and non-governmental bodies at international, national and local levels are constantly involved in the conservation of biodiversity. जो conservation है biodiversity की, इसमें government agencies, जो सरकारी agencies हैं वो भी, जो नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो भी इंटरनेशनल, नेशनल, लोकल हर लेवल पर काम कर रहे हैं ताकि ये हम कर पाएँ। यहाँ पर जो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का जो मिशन है ये कंप्लीट हो पाए। बहुत सारे लॉज हैं वो फ्रेम किए जाते हैं, फ्रेमिंग लॉज टू प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट अभी हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर पाएँ, उसके लिए बहुत सारे लॉ बन रहे हैं। वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ बन रहे हैं, और बहुत सारे मिशन चलाए जाते हैं ताकि क्या किया जाए, अवेयरनेस फैलाया जाए, और प्रोग्राम्स के थ्रू ये बताया जाए कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्यों ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ देखिए, द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये IUCN का फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जो अब कहलाता है वर्ल्ड
कंजर्वेशन यूनियन, दैट इज WCU। अब इसका नाम चेंज होके हो गया है वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल हम कह सकते हैं एक इंटरनेशनल ग्रुप है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, ये इंटरनेशनल बॉडी है जो स्टडी करती है, एसेस करती है ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस। ये ग्लोबल मतलब कि वर्ल्ड लेवल पे ये देखती है कि कंजर्वेशन स्टेटस क्या है प्लांट्स का और एनिमल्स का, कितने स्पीसीज हैं जो डेंजर में है, कुछ एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, या फिर कैसे बचाया जा सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या करती है, ये जो आपकी वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन है ये डिसाइड करती है, ये इसका देख रेख करती है, ध्यान रखती है। IUCN maintains a comprehensive list known as द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। ये एक पर्टिकुलर लिस्ट बनाती है। IUCN मीन्स द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये क्या करती है, एक लिस्ट बनाती है जिसमें ये क्या करती है, जो थ्रेटेंड स्पीसीज है, जो स्पीसीज रिस्क पे हैं, ठीक है, खत्म होने के रिस्क पे है, इनकी लिस्ट बनाती है, उसे ये रेड लिस्ट कहती है। इसे क्या कहती है, रेड लिस्ट। सो इट मेंटेन्स द रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज।